नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना सार समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023-24 अर्धवार्षिकी देख रहे हैं। इसमें हम 6 महीने के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि जुलाई से लेकर के 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है आज का, हाथियों की मौत रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गजराज प्रणाली, एआई आधारित गजराज प्रणाली। हाल ही में रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए एआई आधारित गजराज प्रणाली की शुरू करने की घोषणा की। यह प्रणाली असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, तो साउथ के दो स्टेट है केरल और तमिलनाडु। बाकी आपके असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आपके ईस्टर्न रीजन के, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से पहले के रीजन के सारे स्टेट्स हैं, बिहार को छोड़ करके। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम। गजराज प्रणाली को 700 किलोमीटर की लंबाई में लगाया जाएगा। गजराज एक अनोखा ग्लास आधारित सेंसर सिस्टम है जो लोको पायलटों को हाथियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। जब कोई हाथी ट्रैक पर पैर रखता है तो यह सिस्टम ट्रेन नियंत्रक, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवर और अन्य हितधारकों को अलर्ट उत्पन्न करेगा, जो आसन्न खतरों को भांप कर एहतियाती कदम उठाने का मौका उनको मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के 700 किलोमीटर के ट्रैक की कुल लागत 181 करोड़ है। वर्ष 2022 में इस तकनीकी का प्रयोग असम में 150 किलोमीटर के ट्रैक पर किया गया है। इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय एनएफआर के पूर्व महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता को दिया जाता है। भारत में सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहर, तो 10 सिटीज़ की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है इंडिया में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 4 दिसंबर 2023 की जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता ने 78.2 की पहचान योग्य अपराध दर आईपीसी के साथ भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे कम मामले दर्ज हुए हैं, तो ज़्यादा केस ही फाइल नहीं हुए, इसलिए इसको ज़्यादा सुरक्षित शहर माना गया है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। शहर ने सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज करके एक उत्कृष्ट उपलब्धि दर्ज की है या अर्जित की है। नवीनतम एनसीआरबी डेटा सबसे सुरक्षित शहरों के आंकड़ों के अनुसार भारत के कई शहर रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों के रूप में उभरे हैं। ये शहर कम अपराध दर के मामले में उल्लेखनीय रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे उनके निवासियों के लिए सुरक्षा की समग्र भावना में योगदान होता है। प्रभावी कानून प्रवर्तन, सामुदायिक सहभागिता और सक्रिय अपराध रोकथाम रणनीतियों जैसे कारकों ने इन शहरों को सुरक्षा के स्वर्ग के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी भारत में एक सरकारी संगठन है जिसका काम भारतीय दंड संहिता आईपीसी और स्थानीय कानूनों एसएलएल के आधार पर अपराध से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उनकी जांच करना है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत संचालित होता है। भारत में सबसे सुरक्षित शहर, उनकी रैंकिंग, कोलकाता है, आईपीसी दर है इसकी 78.2, चेन्नई 178.5, कोयम्बटूर 211.2, सूरत 215.3, पुणे 219.3, हैदराबाद 266.7, बेंगलुरु 337.3, अहमदाबाद 360.1, मुंबई 376.3, कोझिकोड 397.5। बेसिकली आपको रैंकिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आईपीसी दर की। आप बस ये देख लीजिए कि 1 से 10 में कौन कौन से शहर हैं। कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बटूर, सूरत, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई और कोझिकोड। जयपुर में वैक्स म्यूज़ियम में डॉक्टर अंबेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में जयपुर वैक्स संग्रहालय
में एक मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 में किया गया। सूक्ष्म विवरण के साथ तैयार की गई मोम की मूर्ति 5 फीट 11 इंच की प्रभावशाली बनाई गई है, जिसका वजन लगभग 38 केजी है। यह मूर्ति ईमानदारी से बाबा साहेब की प्रतिष्ठित प्रतिमा की नकल करती है, जिसमें उन्हें हाथ में संविधान की किताब लिए हुए और अपने विशिष्ट नीले सूट में सजे हुए दिखाया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा को शामिल करने के साथ जयपुर वैक्स संग्रहालय में अब प्रमुख हस्तियों की 43 मोम की मूर्तियों का संग्रह हो गया है। विशेष रूप से इसे विरासत स्थल ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले के भीतर स्थापित दुनिया का पहला मोम संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है। इसका निर्माण राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा करवाया गया है। बात करते हैं बाघ गणना 2023 रिपोर्ट की 2022 रिपोर्ट की। तो बाघों की जनगणना हुई है, 2022 की रिपोर्ट है, 2023 में आई है। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। इसे हर 4 साल में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्य जीव संस्थान के विश्लेषण पर तैयार किया गया है। इसे हर 4 साल में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्य जीव संस्थान के विश्लेषण पर तैयार किया गया है, उसके सुझावों के अनुसार तैयार किया गया है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी। नवीन रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में 2967 बाघ थे। इस दृष्टि से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में है। देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर 3682 पर पहुंच गई है, जबकि 2006 में ये 1411 बाघ ही बचे थे। तो अभी कितनी पहुंच गई है? 3682। बस आपको इतना याद रखना है। भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आए हैं। इसके अनुसार देश में कम से कम 3167 और अधिकतम 3925 बाघ हो सकते हैं। तो लगभग मान के चलिए कि 4000 बाघ के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बाघों के बारे में पता नहीं चलता और बहुत सारों की रिकाउंटिंग हो जाती है। इसलिए औसत मान लिया गया कि 3682 बाघ हैं भारत में। आप मान के चलिए लगभग 4000 बाघ हैं। सबसे ज़्यादा 785 बाघ एमपी में हैं। उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे, आज इनकी संख्या 3 गुना बढ़कर 560 हो गई है। उत्तर प्रदेश में संख्या 109 से करीब दोगुनी 205 पहुंच गई है। ये सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में शिवालिक रेंज में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कॉर्बेट रिजर्व में हैं। इसके बाद बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ में 135, दुधवा में 135, मुधुमलई में 114, कान्हा में 105, काजीरंगा में 104, सुंदरबन में 100, तडोबा नेशनल पार्क तडोबा में 97, सत्यमंगलम में 85, पेंच में 77 बाघ हैं। कुछ रिजर्व में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। करीब 35% को तत्काल सुधारों और संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। उनमें रानीपुर उत्तर प्रदेश, आचान कमर, इंद्रावती और उदांती सीता नदी छत्तीसगढ़, इंद्रावती व उदांती सीता नदी छत्तीसगढ़, पालमऊ झारखंड, बोर व सह्याद्री महाराष्ट्र, सतकोसिया उड़ीसा, मुकुंदरा व रामगढ़ विषधारी राजस्थान, कंवल
तेलंगाना, मुंडनथुरई तमिलनाडु, नामेरी असम, दम्फा मिजोरम, पाके कमलांग व नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बुक्सा वेस्ट बंगाल। शिवालिक पर्वत श्रृंखला व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मध्य भारत क्षेत्र व पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं। यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ भी हैं। हालांकि इसमें एमपी 785 और राजस्थान 88 ने काफ़ी बाघ बढ़ाए हैं। यहाँ 28.22% की दर से बाघ बढ़े हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बाघ घट गए हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में बाघों की दूसरी बड़ी आबादी है। कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु राज्यों में बाघों की संख्या में 270% वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड और वेस्ट बंगाल में 9.76%, सुंदरबन में 12.88% की दर से बाघ बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े हैं। तो 1715 बाघ बढ़े हैं, ऐसा 4 वर्षों में इनका कहना है। देश के 12 बाघ संख्या वाले राज्य, टॉप 12 राज्य देख लेते कौन कौन से हैं। पहले पे एमपी है, 2018 में 526 से 2022 में 785। कर्नाटक 18 में 524, 22 में 563। उत्तराखंड 442 18 में, 22 में 560। महाराष्ट्र 312 18 में, 22 में 444। तमिलनाडु 264 18 में, 306 22 में। असम 190 18 में, 227 22 में। केरल 190 12 में, 213 22 में। उत्तर प्रदेश 173 12 में, 205 22 में। वेस्ट बंगाल 88 12 में, 101 22 में। राजस्थान 69 12 में, 88 22 में। आंध्र प्रदेश 48 12 में, 63 22 में। बिहार 31 12 में, 54 22 में। राज्य देख लेते हैं टॉप 12 कौन से हैं। एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, केरल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार। अब बात करते हैं PSLV C56 को 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV 56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद ही 360 किलो वजनी 360 kg वजनी उपग्रह DSSAR रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने पूरी तरह व्यावसायिक इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर चमकदार भविष्य की ओर अपना एक कदम बढ़ाया। PSLV ने सबसे पहले प्रमुख उपग्रह DSSAR को निर्धारित कक्षा में अलग किया, फिर बाकी उपग्रह बारी बारी से रॉकेट से अलग हुए। सभी उपग्रह 5 अलग अलग परिक्रमा कक्षाओं में छोड़े गए हैं। कक्षा में स्थापित किए गए 7 उपग्रह DSSAR, वेलॉक्स AM, आर्केड एटमॉस्फेयर कपलिंग व डायनेमिक एक्सप्लोरर, स्कूब 2, एन्यूलायन, ग्लासियर 2 और ORB-12 स्ट्राइडर। फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से उपग्रह हैं 7। तो ये जो 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए हैं, क्रमशः इनके नाम हैं DSSAR, वेलॉक्स AM, आर्केड एटमॉस्फेयर कपलिंग व डायनेमिक एक्सप्लोरर, स्कूब 2, एन्यूलायन, ग्लासियर 2 और ORB-12 स्ट्राइडर। वेलॉक्स AM 23 किलोग्राम वजनी एक सूक्ष्म उपग्रह है। PSLV C55 से इसरो ने अप्रैल 22 2023 को सिंगापुर के ही 2 उपग्रह TELIOS-2 ल्यूम लाइट 4 का सफल प्रक्षेपण किया था। अंतरिक्ष में भारत का अनूठा प्रयोग।
भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पीएसएलवी C-56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर की ऊंची कक्षा में लाया गया। अब यह अगले 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा न करते तो रॉकेट का मलबा अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में बना रहता। पीएसएलवी मिशन के चौथे चरण के दौरान वैज्ञानिकों ने यह अनूठा और सफल परीक्षण को अंजाम दिया। 570 किलोमीटर ऊंची निर्धारित कक्षा में पहुंचाने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट को वहीं भटकता छोड़ने के बजाय कुछ नीचे स्थित कक्षा में लाने का निर्णय किया। इसरो के इस सफल प्रयोग से अंतरिक्ष में मलबा घटेगा और उपग्रह व आगामी मिशन को नुकसान की आशंका भी कम होगी। तो नुकसान की जो आशंका है वो भी कम हो जाएगी और मलबा भी कम हो जाएगा। सामान्यतः किसी सफल मिशन के बाद रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा अंतरिक्ष में ही बेहद ऊंची कक्षा में छोड़ दिया जाता है। यह दशकों तक भटकता और पृथ्वी पर परिक्रमा करता हुआ बना रहता है। इस दौरान जब दूसरे मिशन व उपग्रह भेजे जाते हैं तो उनसे मलबा के टकराने का खतरा बना रहता है। पहली बार इसरो द्वारा सभी उपग्रह अलग करने के बाद पीएसएलवी रॉकेट को वापस पृथ्वी की ओर लाने का चौथा चरण रखा गया है। इसमें रॉकेट के बचे हुए हिस्सों को नियंत्रित ढंग से पृथ्वी की ओर निचली कक्षा में लाया गया। इस प्रयोग का बड़ा लाभ यह है कि रॉकेट का बचा हिस्सा 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर खुद ही नष्ट हो जाएगा। यानी जो मलबा खत्म होने में कई कई दशक लग जाते, हमारे वैज्ञानिकों ने उसे 2 महीने में ख़त्म करने की व्यवस्था कर ली है। इसरो ने कहा कि यह मलबा जितने कम समय में अंतरिक्ष में रहेगा उतने ही खतरे कम होंगे। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जुलाई 2023 के आखिरी सप्ताह में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए एक सहयोगात्मक रूप से शोधकर्ता और खुफिया जानकारी साझा करता है। बंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है, 41st शहर है, जिसमें पहले से न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। तो ये जो शहर है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई, ये 6 महाद्वीपों के शहर हैं और ये 40 शहरों की सूची में शामिल है। 41वां भारत का बंगलुरु शहर है जो भारत में एक लौता अपना शहर है। पिछले वर्ष में बंगलुरु के सांस्कृतिक सार को WCCF द्वारा अनबॉक्सिंग बेंगलोर नामक सहयोगी परियोजना के हिस्से के रूप में मल्टीमीडिया संपत्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF की स्थापना 2012 में हुई थी। लंदन के सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के उप महापौर जस्टिन सिमंस ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में जस्टिन सिमंस के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी। प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जस्टिन सिमंस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया। अगला टॉपिक है हमारा अमेज़न इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग स्टोर। अमेज़न इंडिया ने 27 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी सिस्टम कार्यक्रम आई हैव आ स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। तो ये फ्लोटिंग स्टोर है, ना कि फ्लोरिंग स्टोर है। तो अमेज़न इंडिया ने 27 जुलाई 2023 को डल झील पर अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव आ स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर ही अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेज़न इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। साथ ही साथ छोटे व्यवसायों को भी लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में सहायक है। यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो 2015 में शुरू हुआ था।
यह कार्यक्रम स्थानीय दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर के स्थानों में ग्राहकों को पैकेज देने में मदद करता है। अमेजन इंडिया का आई हैव स्पेस लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम स्थानीय दुकानों और व्यापारियों के साथ सहयोग करता है ताकि उन्हें उनके अपने दुकानों के 2 से 4 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उत्पादों की वितरण करने की क्षमता मिले, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय के विकल्प प्राप्त हो सकें। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल। भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप जीसीआरजी ये जीसीआरजी के चैंपियन समूह में 7 जुलाई 2023 को शामिल हो गया है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के समूह में भारत शामिल हो गया है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर ये समूह बनाया गया है। ध्यातव्य है कि जीसीआरजी के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जीसीआरजी की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। भारत को जीसीआरजी के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से निमंत्रण मिला था। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम संजय वर्मा को जीसीआरजी प्रक्रिया के लिए शेरपा नामित किया गया है। चैंपियंस ग्रुप में वर्तमान में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल की सरकारों और राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। समूह में भारत के शामिल होने से विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए परिणाम उन्मुख समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिलेगी। जीसीआरजी की स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त से परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करना और देशों को इन संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए रणनीतियों को विकसित करना है। जीसीआरजी का उद्देश्य समाधान जुटाना और दुनिया के सामने आने वाली परस्पर चुनौतियों का समाधान करने में निर्णय निर्माताओं की सहायता करना है। अगला टॉपिक है शिक्षा पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 7 जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 पीजीआई पर रिपोर्ट जारी की है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 का उद्देश्य इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणी में ग्रेड करता है। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 ग्रेड में जगह नहीं बना सका। रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य रहे। चंडीगढ़ और पंजाब और चंडीगढ़ को इंडेक्स की 6ठी ग्रेड में शामिल किया गया। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी और तमिलनाडु को 7वें ग्रेड में रखा गया। तो 6ठे में पंजाब और किसको रखा गया? चंडीगढ़ को। पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। 7वें में कौन है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो गुजरात महाराष्ट्र बगल में है। फिर दिल्ली, पुदुचेरी दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। केरल, तमिलनाडु दोनों बगल में साउथ इंडिया में है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को सबसे नीचे की ग्रेड पर रखा गया। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। पीजीआई 2.0 की 6 मानक राज्यों की ग्रेड को जिन 6 मानकों के आधार पर तैयार किया गया उनमें लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, स्कूल तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, समानता इक्वालिटी, गवर्नेंस मैनेजमेंट एंड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शामिल है। इन सभी 73 अलग अलग मानकों के आधार पर राज्यों को अंक दिए गए। पीजीआई के तहत 10 श्रेणियां बनाई गई। यह 1000 अंकों के आधार पर हैं। उनमें 10 हैं 941 से 1000। उत्कर्ष है दक्ष है 941 से 1000। उत्कृष्ट है 881 से 940। तो उत्कर्ष या उत्कृष्ट कह सकते हैं इसको। अति उत्तम है 821 से 880। उत्तम है 761 से 820। प्रचेष्टा 1 है
701 से 760, प्रचेष्टा 2 है 641 से 700, प्रचेष्टा 3 है 581 से 640, आकांक्षी 2 है एस्पिरेशनल 2 461 से 520 और आकांक्षी 3 है 401 से 460। ये शब्द शामिल हैं। पीजीआई 2.2 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि छठी श्रेणी में प्रचेष्टा 2 में पंजाब और चंडीगढ़ है। 7वीं श्रेणी यानी प्रचेष्टा 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी, तमिलनाडु है। ओवरऑल रैंकिंग की 8वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 1 में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थान लिया। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सारे शामिल हैं। नवी श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, असम, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर सहित 12 राज्यों ने जगह बनाई। तो उत्तर प्रदेश आपका, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये आपकी नवी श्रेणी में आएंगे। बाकी बड़े बड़े राज्यों में और कौन से हैं? असम और उड़ीसा है इसमें, और तेलंगाना है। छोटे राज्यों में मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, जम्मू कश्मीर है, ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। 10वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 3 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 20 से 21 जुलाई 2023 को भारत की यात्रा पर रहे। भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे थे। राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री विक्रमसिंघे की यह भारत की पहली यात्रा थी। यह पहली भारतीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच 21 जुलाई को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों ने आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 5 एमओयू साइन किए, महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। इन समझौतों में नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी पर समझौता और श्रीलंका के त्रिकोमाली में आर्थिक विकास परियोजनाओं पर सहयोग से जुड़ा समझौता शामिल है। श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए NIPL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली सरल होगी। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया, जो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी आएगी इसमें, एनर्जी सेक्टर भी कवर होगा, वायु सेक्टर में विंड एनर्जी भी आएगी और समुद्री सेक्टर, वायु में विंड एनर्जी के साथ साथ आपका एयर स्पेस, एविएशन स्पेस भी आएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ भी आएंगी, और समुद्री स्टेट में मरीटाइम रिसोर्सेज और मरीटाइम कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। इसका उद्देश्य पर्यटन, बिजली, व्यवसाय, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में आपसी सहयोग को गति देना है। यह विजन डॉक्यूमेंट पाँच सबों पर आधारित है, जो इस प्रकार है। पहला है समुद्री कनेक्टिविटी या क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और शिपिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से कोलंबो, त्रिकोमाली और कांकेसंथुराई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स के विकास में सहयोग की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांकेसंथुराई के बीच यात्री नौका सेवाओं को फिर से शुरू करने के अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने की भी बात कही गई है। हवाई कनेक्टिविटी चेन्नई और त्रिकोमाली, बट्टिकलोवा और श्रीलंका के अन्य
गंतव्यों के मध्य कनेक्टिविटी की खोज के अलावा चेन्नई और कोलंबो के मध्य उड़ानों का विस्तार किया गया है। ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर एमओयू शामिल है। बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए बीबीआईएन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल बीबीआईएन पहल शामिल है। समपुर सौर ऊर्जा परियोजना और तलरीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, हरित हाइड्रोजन का पता लगाना इत्यादि इसमें शामिल हैं। लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी दोनों देश पर्यटन को बढ़ाने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने और भारत के बुद्ध सर्किट और रामायण ट्रेल के साथ साथ रामायण ट्रैक होगा, तो रामायण सर्किट हो गया, बुद्ध सर्किट हो गया, इसके साथ साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थलों को लोकप्रिय बनाने की भी योजना इसमें बनाई गई है। श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर समझौता हुआ है। 21 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर एक नेटवर्क से नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एनआईपीएल और लंका पे के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो श्रीलंकाई नागरिकों को विभिन्न लेन देन के लिए यूपीआई आधारित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो निर्बाध और कुशल सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देता है। श्रीलंका से पहले भारत की यूपीआई सेवा को सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान और फ्रांस ने अपनाया। विश्व के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। पहला है फ्रंटियर अमेरिका, दूसरा है फोगाकू जापान, तीसरा है लूमी फिनलैंड, चौथा है लियोनार्डो जियोन इटली, पांचवा है समिट आईबीएम का है अमेरिका का। शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023। शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से भारत की मेज़बानी में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन की थीम थी सुरक्षित एससीओ की ओर टूवर्ड सिक्योर एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सिक्योर SECURE का अर्थ है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। इसमें अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई तथा कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया। सदस्य देश वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और समूह के अन्य नेता शामिल हुए। अपनी टिप्पणी में ईरान के राष्ट्रपति रईसी से उम्मीद जताई कि एससीओ में ईरान की उपस्थिति सामूहिक सुरक्षा और सतत विकास के साथ साथ देशों के बीच एकता हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी। वहीं वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका स्थायी सदस्य बना। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रस्तावित है। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक देशों के रूप में हिस्सा लिया। ईरान एससीओ का नया सदस्य देश। ईरान 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया।
यह सदस्यता ईरान को एससीओ के 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेज़बानी भारत ने की। ईरान को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इस मौके पर राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 जुलाई 2023 को केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेली मानस संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी लोगों पर J&K हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और जम्मू कश्मीर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 56.18 करोड़ रुपए की 44 स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए T30 टेस्ट ट्रीट एंड टॉक एनीमिया शिविर, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग कार्यक्रम तथा ओपीडी पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर सेवा सहित कई नई पहल लॉन्च की। बात करते हैं टेली मानस चैटबॉट की। केंद्र सरकार ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग टेली मानस की घोषणा की थी। टेली मानस एक द्विस्तरीय प्रणाली है। टीयर 1 में राज्य टेली मानस रोल शामिल हैं, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीयर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, मेडिकल कॉलेज संसाधन और ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी के विशेषज्ञ शामिल हैं। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 1, 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCAEM 2047 का उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। NSCAEM सिकल सेल रोग की जांच के लिए एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। न केवल रोगियों बल्कि उनके परिवारों पर भी इसके प्रभाव की पहचान की गई है। इस मिशन में बीमारी के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। सिकल सेल विशेषता वाले लोगों की पहचान करके अगली पीढ़ी में बीमारी के स्थानांतरण को रोकना है। 3 वर्षों के दौरान इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना है, जो 40 साल से कम उम्र के हैं। सिकल सेल रोग LCD, जिसे सिकल सेल एनीमिया के रूप में जाना जाता है, एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। हंसिया जैसे आकार की हो जाती है RBC। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक विरासत में मिली स्थिति है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन हिस्टोप्रोटीन हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इस विकार के परिणाम स्वरूप लगातार एनीमिया, तीव्र दर्द, अंग में खराबी, पुरानी अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में काफ़ी कमी की एक प्रणालीगत स्थिति होती है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ सरकार का लक्ष्य मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवा मुक्त कर
संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपल्स नेवी वीपीएन को सौंप दिया है। जहाज को वियतनाम के कैम रेन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। कैम रेन नौसैनिक अड्डे पर यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप सौंपा है। भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नेवी के आईएनएस कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने की भारतीय नौसेना की स्थिति के प्रतीक के रूप में किया है। अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेनाओं के लिए क्षमताएं तैयार करना है। 1991 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद से ही आईएनएस कृपाण भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है और पिछले 32 वर्षों में कई ऑपरेशनों में हिस्सा लिया है। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है। इसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता 1450 टन है। इसके बाद देखेंगे ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ईपीआर क्रेडिट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण फिर से यूज़ करने के लिए रीयूजेबल करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया। ईपीआर क्रेडिट का मूल्य 8,100 रुपये है, जो जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए आईएमसी की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। इंदौर प्रतिदिन लगभग 1,162 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है। ईपीआर एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद के टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, जिसमें COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 है। इसके कई सारे टॉपिक्स हैं। अगला है दुबई में COP28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में शामिल हो गया है, तो ये COP28 का ही है। इसके बाद है वैश्विक टीबी रिपोर्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया, गूगल एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया गया, विश्व की 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023, दुनिया के टॉप 10 ताकतवर महिलाएं,